नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ममता बनर्जी की, पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री। आज जैसे कि आप सभी को पता है 22 जुलाई के बाद में बजट सत्र की शुरुआत हुई और बजट सत्र में जब दूसरे दिन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, तो उसके बाद में विपक्ष की तरफ से जो इंडिया ब्लॉक है उसकी तरफ से बड़े भेदभाव के आरोप लगाए गए मोदी सरकार के ऊपर कि मोदी सरकार ने जो है वो बजट में भेदभाव किया है और एनडीए के जो घटक दल या उनसे जो बीजेपी शासित प्रदेश या एनडीए के साथ वाली जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके प्रदेशों को जो है वो बजट में फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है। और उसके बाद में आपको पता है नीति आयोग की बैठक के लिए आज नीति आयोग की बैठक होनी थी, उसके लिए ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल से दिल्ली पहुंची थी। अब ममता बनर्जी के अगर हम नेचर को समझें तो इससे पहले आपको पता होगा ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की जो है वो सहयोगी पार्टी थी, लेकिन जब इंडिया ब्लॉक ने चुनाव परिणामों के साथ में 2 बार मीटिंग रखी, दोनों बार ममता बनर्जी और या हम कहें कि टीएमसी का कोई भी व्यक्ति जो है वो उस मीटिंग में नहीं पहुंचा। और आरोप क्या लगा था? आरोप था कि इंडिया ब्लॉक ने उनसे इस बारे में पूछा नहीं। इसके बाद में आपने ये भी देखा जब लोकसभा स्पीकर का जब चुनाव हुआ था, उस वक्त भी इंडिया ब्लॉक के ऊपर ममता बनर्जी ने यही आरोप लगाया था। और उसके बाद में मीडिया में ये खबरें चली थी कि कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक जो है उसमें फूट चल रही है और ये जल्दी ही गठबंधन टूट जाएगा। और कल ऐसा हमें देखने को भी मिला जब ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची। और ममता बनर्जी जब दिल्ली पहुंची तो उसके बाद में ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इंडिया ब्लॉक के सभी जो मुख्यमंत्री हैं उनको इस नीति आयोग की मीटिंग में जाना चाहिए और अपने अपने जो भेदभाव उनके साथ हुआ है उसकी जो शिकायत है, जो समस्याएं हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने या नीति आयोग के सामने रखनी चाहिए। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर नीति आयोग में उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो उससे वॉकआउट कर जाएगी। अब यहाँ पे जो है वो आज हुआ भी ऐसा ही, आपको पता होगा। वैसे अगर हम देखें तो नीति आयोग में किसी भी मुख्यमंत्री को बोलने का मौका दिया जाता है तो उसका नंबर जो है वो अल्फ़ाबेट के हिसाब से आता है। तो वेस्ट बंगाल का नंबर जो है वो कब आएगा आपको अंदाज़ा लग गया होगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट के हिसाब से नीति आयोग की मीटिंग में ममता बनर्जी का जो बोलने का जो मौका दिया जाना चाहिए था वो लंच के बाद का समय था, लेकिन ममता बनर्जी ने रिक्वेस्ट की और रिक्वेस्ट के बाद में उनका जो समय है वो 7वें नंबर पे कर दिया गया। और जब वो 7वें नंबर पे बोल रही थी तो उसके बाद में वो जो है वो गुस्से में वॉकआउट कर गई। बाहर आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से रूबरू हुई और उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया केंद्र सरकार के ऊपर कि उनका माइक जो है वो ऑफ कर दिया गया। अब माइक ऑफ किया या फिर ये एक रणनीति का हिस्सा है, इसको हम समझते हैं, क्योंकि जहाँ तक ममता बनर्जी की बात आती है तो ममता बनर्जी के स्वभाव को, नेचर को देखते हुए, उनकी राजनीति को देखते हुए इसमें वास्तविकता कम और ड्रामा जो है वो ज़्यादा दिखाई देता है। अब यहाँ पे जो है वो हो सकता है विपक्ष के जो जितने भी लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी या विपक्ष का समर्थन करते हो उनको ये बात थोड़ी अजीब लगे, लेकिन इसको समझने की भी कोशिश हमें जो है वो करनी चाहिए। जैसे कल राजदीप सरदेसाई जो इंडिया टुडे के ऊपर जो है वो अपना एक शो लेके आते हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हो सकता है ममता बनर्जी जो है वो कल नीति आयोग की मीटिंग से वॉकआउट कर जाए। तो इस राजदीप सरदेसाई को कैसे पता कि ममता बनर्जी जो है वो वॉकआउट करने की तैयारी में है? तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी सागरिका घोष जो पहले एक जो है वो खुद एंकर हुआ करती थी और आजकल वो टीएमसी की राज्यसभा की सांसद है। तो इसका मतलब राजदीप सरदेसाई के पास एग्जैक्ट न्यूज़ थी कि ममता बनर्जी जो है वो क्या करने वाली है। तो एक इससे जो है वो साफ तौर से इशारा मिलता है। दूसरा, कल ममता बनर्जी की मुलाकात जो है वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से भी हुई। सुनीता केजरीवाल जब वो उनके आवास पे गई तो उसके बाद में भगवंत मान से उनकी बात भी हुई और उस बात में जो है वो ये भगवंत मान को ये जो है वो बोला गया कि उनको इस मीटिंग में आना चाहिए। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि कांग्रेस ने साफ तौर से मना कर दिया था कि विपक्षी गठबंधन या कांग्रेस पार्टी जो है वो नीति आयोग की इस बैठक का बहिष्कार करेगी। और इसके बाद में ममता बनर्जी को रोकने का जो जिम्मा था वो दिया गया एमके स्टालिन को। स्टालिन ने प्रयास भी किया, लेकिन जो चूंकि ममता बनर्जी जो है वो दिल्ली आ चुकी थी, वो पहले ही बोल चुकी थी
कि वो नीति आयोग की बैठक में जो है वो पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन उसके बाद में ये रणनीतिक तौर पे जो है वो तय हुआ कि वो इस बैठक से जो है वो वॉकआउट कर जाएगी। तो अगर हम वैसे ओवरऑल देखें तो ये पूरा जो है वो एक ड्रामा पर जो है वो लगता है, लेकिन 2020 से के बाद का अगर एक सिनेरियो हम निकाल के देखते हैं तो जब जब नेशनल लेवल के इवेंट हुए जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी की जो है वो मौजूदगी थी, वहाँ पे ममता बनर्जी ने ऐसी मीटिंग्स को जानबूझ के जो है वो किनारा किया। फिर चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर की 100वीं वर्षगांठ हो, उस वक्त भी जो है वो ममता बनर्जी ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया था, आने से उसमें मना कर दिया था। उसके बाद में अ, पश्चिमी बंगाल में एक तूफान आया था अम्फान और यास, उसमें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा के दौरे पे थे और उसके बाद जब वो पश्चिमी बंगाल पहुंचे तो उसमें ममता बनर्जी ने यह कह के उसको टाल दिया था क्योंकि उसमें शुभेंदु अधिकारी को क्यों बुलाया गया है। और फिर तीसरा जो मौका था, आपको याद होगा, नेताजी सुभाष मेमोरियल, उसमें ममता बनर्जी ने यह कह के रिफ्यूज़ कर दिया गया था क्योंकि उनको भाषण में बोलने का जो है वो समय नहीं दिया गया। और ये अब चौथा मौका था जब नीति आयोग में उनको बुलाया गया, वो पहुंची, लेकिन इससे पहले उसी शुभेंदु अधिकारी ने जो है वो एक बड़ी बात बोल दी थी कि पश्चिमी बंगाल को केंद्र सरकार को जो है वो लगभग 1.5 लाख करोड़ का टैक्स जो है वो देना था, और उसके मुकाबले ममता बनर्जी ने 63,000 रुपए का जो है वो 63,000 करोड़ का टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया। और नीति आयोग की जो मीटिंग होती है, क्योंकि आपने देखा होगा योजना आयोग में 5 साल के लिए जो है वो एक पंचवर्षीय योजना जिसकी हम बात कर सकते हैं, तो एक रोड मैप बनाया जाता था राज्यों का, लेकिन उसमें जो है वो सिर्फ योजना आयोग के जो कर्मचारी होते थे वो ही इस बात को तय करते थे। तो उस वक्त ये एक बड़ा आरोप लगता था कि वो दिल्ली में बैठे हुए लोग जो है वो कैसे जो है वो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या समस्याएं हैं, उनके बारे में कैसे प्लान कर सकते हैं। तो उसके बाद में योजना आयोग को जो है वो बदल दिया गया और उसको नीति आयोग बना दिया गया। और नीति आयोग में इसमें जो है वो इसके मेन जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और साथ में इसमें राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे उनको भी शामिल किया गया कि वो अपने क्षेत्र से आए और अपने क्षेत्र से जो जहाँ से वो आते हैं वो अपनी समस्याओं को नीति आयोग के पास रखें। लेकिन नीति आयोग में एक चीज़ और जो है वो समझने की है कि नीति आयोग, जैसे ममता बनर्जी के ही मामले में अगर हम देख लें तो नीति आयोग जो है वो टैक्स से या फाइनेंशियल जो भी चीज़ें होती है उससे लेके संबंधित सरकार से जो है वो फीडबैक जरूर लेता है। और ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी से भी ये फीडबैक लिया गया होगा, और उसके बाद में ममता बनर्जी जो है वो हो सकता है इसी वजह से जो है वो वॉकआउट कर दी गई हो, क्योंकि ममता बनर्जी ने फंड की मांग की होगी और नीति आयोग ने उनसे जो है वो फीडबैक लिया होगा कि इससे पहले उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। तो ये एक जो है वो बड़ी वजह भी हो सकती है, और दूसरी बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि ये एक जो है वो रणनीति का हिस्सा हो ममता बनर्जी का, क्योंकि ममता बनर्जी हमेशा जो है वो सुर्खियों में रहती है, ना वो इंडिया ब्लॉक के साथ है, ना वो एनडीए जो गठबंधन है उसके साथ रहती है। चाहे वो फिर चुनावों की प्रक्रिया की बात करें, या फिर आपने देखा होगा जब कांग्रेस के जो गठबंधन इंडी ब्लॉक है, जब उसने ये बोला कि ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी के ही एक सांसद ने ये बोला था कि ममता बनर्जी के खिलाफ जो है वो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था, इसलिए वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। और साथ में आपको ये भी पता होगा अधीर रंजन चौधरी जो बहरामपुर सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा एमपी का, और वहाँ पे टीएमसी की तरफ से यूसुफ पठान जो कि बाहर का एक व्यक्ति जिसको लाया गया, वहाँ पे चुनाव लड़ाया गया, पैसे से वो क्रिकेटर थे, उनकी जीत होती है। अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी रह चुके थे, उनकी हार हो जाती है। और उसके बाद में अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस के ऊपर भी जो है वो आरोप लगाए थे और टीएमसी के ऊपर भी आरोप लगाए थे। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी इनकी आपस में जो है वो बनती नहीं है। फिर चाहे आप राहुल गांधी को जो है वो आगे रखना, आपको पता ही होगा जब ये ब्लॉक बना था उस वक्त जब तीसरी मीटिंग होने वाली थी, पहली जो है वो पटना हुई, फिर बेंगलोर, और बेंगलोर के बाद जब ये मुंबई ये मीटिंग होने वाली थी, तो उससे पहले ममता बनर्जी ने इसमें एक जो है वो बड़ा इशारा कर दिया था कि वो राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। और यही एक वजह थी, चाहे वो नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनने देना, उसमें भी अगर आप देखोगे तो पूरा अड़ंगा जो है वो ममता बनर्जी उसी ने लगाया था। और फिर उसके बाद में नीतीश कुमार जो है वो इंडिया ब्लॉक से बाहर हो गए, और बाहर होके वो जो है वो उन्होंने सरकार गिराई, एनडीए के साथ चले गए और फिर वापस से बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का जो रोल है वो आप समझ गए होंगे कि ममता बनर्जी का रोल किस तरह का है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ममता बनर्जी, उनको माइक ऑफ किया गया,
या फिर ममता बनर्जी ने पूरा एक ये इसको हम कहें कि एक रणनीति के तहत जो है वो इस मीटिंग से वॉकआउट, उन्होंने ये भी दिखाने की कोशिश की कि उन्होंने अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में बात की, बजट के ऊपर जो भेदभाव लगाए थे उस बात को वो जो है वो नीति आयोग में रखा भी, और दूसरा इंडिया ब्लॉक को भी ये सांत्वना देने की कोशिश की कि उन्होंने जो है वो वॉकआउट किया और उसके बाद में मोदी सरकार को जो है वो कटघरे में खड़ा करने का काम किया। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये आपको एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।